देखो, कूलम्ब्स लॉ हमारा चल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉ क्या बताता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बताता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये लॉ बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो अगर वो आर डिस्टेंस पर मौजूद है, कुछ डिस्टेंस पर है, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे ये बताता है, ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल, मान लो पहला चार्ज है Q1 और दूसरा मान लो प्लस का Q2। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे ऐसे रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं इक्वल होते हैं, कल हमने बात की थी। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं, F इक्वल टू, ये होता है तुम्हारा जो फोर्स है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इनके बीच में फोर्स लगेगा। और इसके अलावा इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। कहने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझो तुम, जैसे हमारा इसके एनालॉग एक लॉ हम पढ़ते थे ग्रेविटेशन में। जैसे दो मास पार्टिकल हैं m1 m2, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। r डिस्टेंस पर अगर ये है तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होता था, m1 m2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। ऐसे ही ये इसके एनालॉग कहा जाता है ना, कूलम्ब्स लॉ इसके एनालॉग है, इसके जैसा है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन को, तो F हमारा क्या आता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। अब यहाँ पर हम एक लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट। प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट है, ठीक है ना। इनटू में एक और फैक्टर आएगा जिसको मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे प्रोनाउंस इसको हम करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट। और साथ में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट है इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है। प्रैक्टिकली ये पाया गया, 4 तो 4 है, एक नंबर है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि एक प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट ऐसा कुछ आता है निकल के, 4 होता है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 यूज करनी है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। अब ये परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, मान लो इस समय एयर प्रेजेंट है, तो एयर क्या कर रही है, इस चार्ज पार्टिकल से इस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को कितना अलाउ कर रही है, कितना परमिशन दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अभी एप्सिलॉन नॉट के बारे में तुम्हें और डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा छोटा सा टॉपिक हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट पे हम अभी लौट के आएंगे, उससे पहले एक एक्स्ट्रा टॉपिक छोटा सा समझने की हमें जरूरत है। वो क्या चीज है, इसको एक्स्ट्रा मान के इसलिए चलना है कि ये कोई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, बस जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। दो तरीके के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट और एक होते हैं हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि फील्ड फोर्स कहते हैं इसको। ये क्या चीज होती है, देखो हमने 11th क्लास में सीखा है कि मैकेनिक्स में अगर जैसे कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, अगर हमें इसको धक्का देना है तो हमें इसको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये जाके आगे बढ़ेगा। तो हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को लगाने के लिए हमें इसको टच करना पड़ा, तो कांटेक्ट करना पड़ा, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम कांटेक्ट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम एक दूसरे फोर्स की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टेक्ट। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं टच नहीं करूंगा, जैसे ये सामने कोई चीज है, मैं यहाँ पर इसको टच नहीं करूंगा, मैं ऐसी जादू से मैजिक से इसको आगे फेंक दूंगा। तो बिना टच किए अगर आप किसी चीज को आगे फेंक पा रहे हो या अपनी तरफ खींच पा रहे हो तो इसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स भी बोला जाता है। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन ये हमने कई बार ऑब्जर्व किया है। कैसे, जैसे मैग्नेट होता है, तुमने देखा होगा एक मैग्नेट, क्या मैग्नेट बिना टच किए छोटी छोटे आयरन नेल्स को, आयरन नेल्स का मतलब लोहे की कीलें, उनको अपनी तरफ खींच लेता है? नहीं, ऐसा नहीं कि मैग्नेट इसके पास चल के जा रहा है इसको पकड़ के खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिना टच के खींच लेता है। इसके अलावा तुमने देखा होगा जैसे मैग्नेट तो चलो लोहे की चीजों को खींच रहा है, इसके अलावा और एग्जांपल तुमने देखा होगा जैसे अर्थ है,
अर्थ क्या करती है, अपने ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। क्या अर्थ इसको पकड़ के ऐसे खींचती है? कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं। फील्ड फोर्स मतलब एक चीज की वजह से खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है, जैसे मान लो मैं बोलूं एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एक और चीज होती है, मैं कह रहा था जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जैसे ये मैग्नेट के ऊपर कोई लोहे की चीज रखी है ना, मैग्नेट के ऊपर क्या है, कोई आयरन की चीज है उसको खींच लेगा, लोहे की चीज। और अर्थ के ऊपर कोई भी मास होगा उसको खींच लेगा। और लोहे के ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को भी अपनी तरफ को खींच लेता है अट्रैक्ट। इसका मतलब इसमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, ये अपने आप खींच रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये तीनों चीजें कैसे अपनी तरफ खींचते हैं किसी भी चीज को, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, इन तीनों चीजों के अंदर से कुछ रेडिएशन निकलते हैं, कुछ चीज निकलती है, ऐसे कुछ रेज निकल रही हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्या रेज होती है। जैसे मैग्नेट के अंदर से जो निकलता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडिएशन निकलता है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये फील्ड लाइनें क्या करती है, दिखाई नहीं देती, मैग्नेट के अंदर से निकलती हुई दिखाई नहीं देंगी, बट ये फील्ड लाइनें होती हैं। ये होती है, इस बात से पता चलता है कि ये फील्ड लाइनें ही अपना असर दिखा रही है और लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच रही है ना। ग्रेविटी के अंदर से, अर्थ के अंदर से क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही खींच के निकाल रहा है। ऐसे ही जो चार्ज होता है उसके अंदर से भी कुछ लाइनें निकलती हैं जो हमें नजर नहीं आती। जैसे मैग्नेट मैन से निकलती हुई नजर नहीं आती, इसके अंदर से निकलती हुई नजर नहीं आती। वो लाइनें कौन सी होती है, वो लाइनें तुम्हारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसको जैसे इसको ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइनें क्या करती हैं, ये नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींच के ले आती हैं, और यही लाइनें क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे धक्का दे देती हैं। हमें दिखती नहीं है ना, हमें ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन दिखती नहीं है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, ऐसी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दिखती नहीं है, लेकिन वो चार्ज के अंदर से कंटिन्यूस निकल रही है। ऐसे ये लाइनें निकल रही है और किसी भी चीज को खींच के ला रही है अपने पास या दूर फेंक रही है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के अंदर से कुछ लाइनें ऐसे निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे निकली, और उन लाइनों ने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुला लिया। फील्ड लाइनें हैं जो अपने पास बुला रही है। ठीक है, ये कैसे असर करती, कैसे काम करती हैं, कैसे ऑरिजिनेट होती है, इस चैप्टर में धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी आती जाएगी जब ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइनें निकल रही हैं और इस चार्ज को अपनी तरफ को ऐसे खींच ले रही है। क्वेश्चन ये है कि ये जो बीच का मीडियम है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या भरा हुआ है, कुछ खाली जगह, बिल्कुल खाली जगह, उसको स्पेस कह रहे हैं, या अगर वहां पर वैक्यूम है तो वैक्यूम है, नहीं तो एयर फील्ड है तो एयर बोलेंगे कि बीच में हवा भरी हुई है। तो ये हवा अपने आर पार किसको जाने दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किसको क्रॉस करती हुई जा रही है, ऐसे किसको चीरती हुई, किसको क्रॉस करती हुई जा रही है, हवा को। ठीक है ना। तो हवा कितना परमिशन दे रही है अपने में से गुजर जाने के लिए, अपने में से आर पार जाने देने के लिए कितनी परमिशन दे रही है हवा, उसका फैक्टर जो कहलाता है वो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर। इसको मेजर करने के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। अब जैसे कहने का मतलब, किसी ने बोला कि सर एक प्लस चार्ज है यहां पर और एक माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इसकी तरफ खींचा चला आएगा। मैंने बोला कौन इसको खींच के ला रहा है, तुमने बोला इसके अंदर से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसको पकड़ के क्या कर रही है, अपनी तरफ को खींच ले रही है। ऐसा ही तो हो रहा है। अब मैंने बोला कि बीच में आप क्या करो, एक कंक्रीट की दीवार बना दो। क्या करो, कंक्रीट की या किसी भी चीज की दीवार बना दो। अब दीवार आपने बना दी, तो क्या इसके अंदर से निकलने वाली जो लाइनें हैं, अब वो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, नहीं आ गया। अब क्या वो सारी लाइनें, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंच पा रहा है, या बहुत कम कम पहुंचेगा, बहुत कम कम पहुंचेगा। तो अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी क्या होगी, इसकी परमिशन क्या है, ये बोला मैं परमिशन नहीं दूंगा भाई मेरे आर पार जाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो ये परमिशन, इसकी परमिटिविटी क्या होगी, कम। अब इसका मतलब ये भी है कि बीच में जो अलग अलग मीडियम होंगे, जैसे एयर होगी तो सबसे ज्यादा परमिशन, वाटर होगा तो वाटर क्या करता है, वाटर बोलता है चलो चले जाओ, थोड़ा बहुत जाने देता है वो। हालांकि वाटर आप पढ़ोगे 80 टाइम कम कर देगा। वाटर का एक फैक्टर आता है एप्सिलॉन आर, वो होता है 81 या फिर 80 कह लो, 80 टाइम उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अभी सीखोगे। और लिक्विड ने तो चलो थोड़ा बहुत जाने दिया, थोड़ा बहुत परसेंटेज जाने दिया, लेकिन जो सॉलिड है वो क्या करेगा, थोड़ा और कम करेगा। तो अलग अलग मटेरियल की परमिटिविटी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का परमिटिविटी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम कोई मीडियम के बिना ही स्टडी करने वाले हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे,
वो ऐसे होंगे कि उसमें हम कोई मीडियम नहीं रखेंगे बीच में। पहले हम जनरली समझने की कोशिश करेंगे फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, फिर हम मीडियम रखेंगे तो उसके बेस पर एनालाइज करेंगे। और आगे आने वाले चैप्टर 2 में आप सीखोगे कि मीडियम के अंदर आखिर होता क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब चीजें आप पोलराइजेशन, ये सब चीजें पोलराइजेशन वगैरह पढ़ोगे, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो अभी धीरे धीरे आएगा। फिलहाल के लिए अपने माइंड में आपको क्या चीज याद रखनी है, फिलहाल के लिए आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच में कुछ गैप है, कुछ डिस्टेंस है। तो पहला वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। अब रिपेल करता है कब, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम नेचर। अट्रैक्ट कब करता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये वाला चार्ज इसको जितनी ताकत से रिपेल करता है, ये वाला भी उसको उतनी ताकत से रिपेल करता है। और वो जो फोर्स होता है वो होता क्या है, दोनों के चार्ज के डायरेक्टली मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कोफिशिएंट लगाते हैं, उस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक फैक्टर है। ये फैक्टर क्या बताता है, ये फैक्टर इनके बीच में, चार्जेस के बीच में जो हवा है, वो हवा अपने आर पार कितना परमिशन दे रही है, किसको परमिशन दे रही है, इस चार्ज के अंदर से निकलने वाले रेडिएशन को अपने आर पार जाने देने की कितनी परमिशन दे रही है, अच्छी परमिशन दे रही है, बेकार, उसका फैक्टर बताता है एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 10 की पावर -12, ठीक है ना। तो ये सब, अच्छा ये वैल्यू अगर यहाँ पर रख दोगे ना, किसी ने बोला कि अगर हमें सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हमने कहा बार बार ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। और Q1 Q2 तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिए होंगे, Q1 Q2 तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे और R क्वेश्चन में दिया होगा। तो किसी ने बोला सर ये फैक्टर तो बार बार ऐसे रखना पड़ेगा, तो किसी ने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई याद कर लिया और इससे 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किसी ने उसको याद कर लिया। तो किसी ने बोला सर शॉर्टकट याद कर लेते हैं, वो क्या शॉर्टकट होता है, इसको इससे डिवाइड करो और डिवाइड करके पूरा आंसर क्या आता है मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करके जो ऐसे वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आता है, वो आंसर आता है 9 × 10 की पावर 9। तो किसी ने बोला हम बार बार क्यों मल्टीप्लाई करें, सीधे इसको याद कर लेते हैं। तो सीधा सीधा क्या बोल दिया गया, इस वेक्टर को किससे डिनोट कर देते हैं, सीधे सीधे k से, एक कोएफिशिएंट k से, और k की वैल्यू सीधा सीधा ये रट ली जाती है, याद कर ली जाती है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F = k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू सीधा सीधा हम क्या याद कर रख लेते हैं, 9 × 10 की पावर 9, ऐसे याद रख लेते हैं, है ना। बार बार कहाँ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि हर बार तो यही आंसर आना है, तो ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें बिल्कुल शॉर्ट में आप आराम आराम से इसको नोट कर लो, क्या क्या चीजें हैं, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये चीज, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी कूलॉम्स लॉ मैंने, अगर मैं बताऊं तो कंप्लीट पढ़ाया नहीं है, अभी तो बहुत सारी बातें इसमें डाइलेक्ट्रिक वगैरह की करनी बाकी है ना, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलते हैं कि ये क्या चीज है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पुरानी वेक्टर की कहानी याद होनी चाहिए, क्लास 11th की, ठीक है ना। तो मैं बेसिक एक दो बातें बता देता हूँ। जैसे एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स लग रहे हो, हल्का सा रिवीजन है बस वेक्टर का, 2-4 मिनट का, आता है तो अच्छी बात है। एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स लग रहे हो, P और Q, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, और अगर ये 90 हो जाए, या जनरल एंगल अगर थीटा ही है, तो बताओ कि जरा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इसका, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से। पहला फोर्स बनाया, दूसरा फोर्स बनाया, फिर यहां से इस पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, कंप्लीट किया, इस पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, कंप्लीट किया, ऐसे है ना। और फिर इसका जो आर होगा वही तो आपको रिजल्टेंट देगा। तो आर क्या निकलता है भाई, आर कैसे निकालते हैं बताओ जरा। आर का फॉर्मूला होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90, मतलब cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं cos को क्या रख दे रहा हूँ, 90 पुट कर दे रहा हूँ। और अगर क्वेश्चन में थीटा 90 नहीं है, 60 है, तो 60 पुट करोगे, कहने का मतलब ये है। तो इससे हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है, cos 90 तो 0 होता है हमें पता है, तो p² प्लस q²। एक रिजल्ट तो आपको ये याद होना चाहिए पैरेललोग्राम का, ठीक है। इसके अलावा और जनरल केस कैसे होते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट कैसे बना था उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना है, p² q² 2pq cos थीटा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट, मैंने दोनों रिजल्ट एक साथ कंबाइन कर दिए, थीटा वाला भी और 90 वाला भी। 90 वाले में ये रिजल्ट आता है, थीटा वाले में यहाँ पर cos थीटा आता है, ठीक है। एक दूसरा केस हमें आना चाहिए इसमें,
रिजोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक पॉइंट पर कोई बोले ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर आपकी एक्स एक्सिस है और इधर आपकी वाई एक्सिस है, कोई पूछे कि यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, एक फोर्स लग रहा है मान लो ऐसे 10 न्यूटन का, और एक फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री पर लग रहा है और ये भी 30 डिग्री पर, और ये दोनों फोर्स लग किस पर हैं, इस एक पॉइंट पर लग रहे हैं, इस जो सिंगल पॉइंट है ना वो इस पर लग रहे हैं। तो ये पॉइंट बेचारा कंफ्यूज है, मैं इधर को जाऊं या इधर को जाऊं, तो बताओ इन दोनों का नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। और मान लो इस पर एक और फोर्स लग रहा है, इस पर एक और फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन और, तो क्या बोलोगे 10 + 10 + 10 30 न्यूटन थोड़ी बोल दोगे, 30 न्यूटन नहीं बोलोगे। तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या लगेगा, बेसिक आना चाहिए मतलब। तो कैसे करते थे यहाँ पर, अब देखो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वो तो दो फोर्स पर लगता है, तीन पर तो लगता नहीं है, तो तीन पर सबसे बेस्ट होता है कि आप फोर्स को रिजोल्व कर लो, है ना। या तो फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए या तो वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। जो एक्स और वाई में होते हैं वो अच्छे फोर्स होते हैं, उनको हमें कुछ नहीं करना। जो एक्स और वाई के बीचों बीच में है या कहीं और एंगल पर है वो उनको तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। कैसे, टेन का जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, टेन कॉस 30, और टेन का जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या होता है, टेन साइन 30। जैसे ही आपने ऐसे ब्रेक किया, इस 10 को हटा लो भाई, या तो इस 10 को इस 10 को गिन लो या इन दोनों को गिन लो, एक ही बात है, दो कंपोनेंट हो गए। इस 10 के भी दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा इधर होगा कितना 10 cos 30, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10 sin 30। तो ये जो 10 के दो हिस्से हमने कर दिए, तो इस 10 को मैंने मिटा दिया। अब बताओ ये इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक इधर को 10 cos 30, एक इधर को 10 cos 30। तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट वाले से कैंसिल। अब ऊपर कितने लग रहे हैं, तीन, 10 sin 30 10 sin 30। क्या आप जानते हो sin 30 1/2 होता है, तो 10 sin 30 क्या हो गया 5, प्लस 10 × 1/2 क्या हो गया 5, 5 और 5 10, और ये 10 और ये 10 तो एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल इनका सम कितना आ जाएगा 20। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर में हमें इतना आना चाहिए फिलहाल के लिए, और भी बहुत चीजें होती है वेक्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना आना चाहिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ के, ठीक है। अब हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं इसमें शुरू। पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछा, सिंपल, दो चार्ज पार्टिकल से शुरू कर रहे हैं। एक कूलम्ब का चार्ज है, बहुत आसान क्वेश्चन, एक कूलम्ब का चार्ज है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। ये वाला चार्ज पार्टिकल है फिक्स, ठीक है, और ये वाला कहीं भी जा सकता है। आप बताओ कि इस फ्री वाले पर, ठीक है ना, या फिक्स फ्री हटा देते हैं, एक कूलम्ब का चार्ज है, एक कूलम्ब का चार्ज है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। बताओ ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, है ना, F। तो F की वैल्यू बतानी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिंपल, आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूं, दिमाग में बैठाना है। ये वाला इसको रिपेल करेगा, उधर को कितने फोर्स से रिपेल करेगा, K Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि K की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई R², का मतलब 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, K, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन। अब मैं थोड़ा सा ये लिखने से बचना चाहूंगा, तो मैं इसको K न्यूटन ही बोल दिया करूंगा, और K का मतलब 9 × 10⁹ रहेगा। मान लो 2 की बजाय अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे समझ लो 10 कूलम्ब का एक चार्ज पार्टिकल है, फिर अगला एक मान लो 5 कूलम्ब का चार्ज पार्टिकल है, और एक अगला समझ लो -5 कूलम्ब का चार्ज पार्टिकल है। अब ये बताओ कि इस वाले पर नेट फोर्स क्या लगेगा। ये मान लो 1 मीटर का गैप है, ये मान लो 1 मीटर का गैप है। अब तीनों पे फोर्स लगेगा लगने को तो, लेकिन इंस्टेंट फोर्स इस पर क्या लगेगा, है ना, इस पर क्या लगेगा ये बताना है। तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। सोचो और आंसर करो, ठीक है, के की टर्म्स में आंसर करना। क्या आंसर आ रहा है, 75 के, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज है, तुम दो पार्टिकल एक बार में मत सोचो, सोचो एक पार्टिकल एक बार में है, दिमाग में थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो। एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, और 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये वाला इसको किधर को फेंकेगा, इधर को, कितने फोर्स से फेंकेगा, K Q1 Q2 10 × 5 बाई R², 1² यानी 50 के। अभी मैं आसान डेटा रख रहा हूं, मैं जानबूझ के 2 मीटर 3 मीटर नहीं ले रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं फंसना है, हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक बेसिक चीजें समझनी है अभी, ठीक है ना। अब ये वाला तो इसको 50 के से फेंक देगा, के आप जानते हो 9 × 10⁹। अब ये -5 वाला इसको कहां खींचेगा, अपनी तरफ को खींचेगा ना, तो अपनी तरफ को कितने फोर्स से खींचेगा, K
Q1 Q2, अब देखो Q1 Q2 रखते समय 5 इंटू -5 नहीं लेना है, आप खाली मैग्नीट्यूड रखो, माइनस का मतलब अपनी तरफ खींचा, डायरेक्शन बता दी। अब इसका मैग्नीट्यूड रखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 के। अब ये जो 25 के ये भी इधर ही को लग रहा है और ये वाला इसको 50 के से फेंक रहा था वो भी इधर ही को, तो 50 प्लस 25 कितना आंसर आ गया 75 के, यानी 75 इंटू 10 की पावर 9। अब मैं अगला क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूं, उसको नोट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखो भाई ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, इनको ट्राई करो, आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन एग्जांपल 3 में क्या चीज है, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, ठीक है। देखो पैटर्न को समझना है, पहले मैंने 2 ही चार्ज पार्टिकल लिए थे, एक ही सीध में थे, फिर मैंने 3 चार्ज पार्टिकल लिए, वो एक ही सीध में थे। अभी 3 चार्ज पार्टिकल किसमें, एक ट्रायंगल की फॉर्म में, फिर क्या है 4 पार्टिकल। तो आपको वेक्टर लॉ अच्छे से आना चाहिए इसको करने के लिए। 3 फोर्सेस का सम कैसे निकालते हैं, 4 का कैसे निकालते हैं ना, इस तरीके से। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्ज पार्टिकल रखे हैं, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। ट्रायंगल की ये वाली साइड है 6 मीटर और ये वाली साइड है 4 मीटर, ठीक है ना। बाकी अभी और इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, बस ये अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर है। आपको बताना है कि इस वाले 1 कूलम पर नेट फोर्स क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ कैसे कैसे निकालेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में 3 चार्ज पार्टिकल है, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखें। के बारे में बोल रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड बराबर हैं, तो ये साइड भी 3√3, ये साइड भी 3√3, ये साइड भी 3√3। आपने निकालना है एफ नेट ऑन -1 कूलम। -1 कूलम कहाँ रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो ये वाला 1 कूलम भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये 1 कूलम भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला 1 कूलम भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस पर नेट फोर्स निकालना है तरीके से करके। फिर अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 चार्ज पार्टिकल आ गए, 1 मीटर का स्क्वायर है। इस वाले 1 कूलम पर एफ नेट क्या लगेगा, ये वाला भी इसको फेंकेगा, ये वाला भी इसको फेंकेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। तो इस पर नेट फोर्स आपने बताना है, ठीक है। आंसर करो तीनों के, फिर मेरे को बताओ। 2-4 मिनट का टाइम है, 5 मिनट। तो देखो भाई अब मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, इसको समझना है। जैसे ये 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम है, 3 चार्ज है वर्टेक्स पर रखे हुए, बेस 6 मीटर का है, ये 4 मीटर का है। ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 डिग्री है, ये गिवन भी है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये 1 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम को किधर को फोर्स लगाएगा। एक बार में 2 चार्ज को देखो बस, तीसरा भूल जाओ। ये 1 कूलम इस 1 कूलम को किधर को फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये बताता है सेंट्रल फोर्स में। तो इस पर तो फोर्स लगेगा ऐसे, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये फोर्स की वैल्यू सीधी लाइन है ना, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन आर स्क्वायर। आर के लिए ये डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए। अब सोचो ये 6 है, ये 4 है, 90 डिग्री है, सिमेट्रिकल है, ये 3 गिवन है, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, 5 मीटर है, ठीक है। आइसोसेलेस था ये, तो ये 5 मीटर है। अब ये बताओ ये वाला 1 कूलम इस 1 कूलम पर उधर को कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब मैं सीधा लिख दूं 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो k/25 कितना फोर्स लगा, k/25। थोड़ी देर के लिए इसको F नाम दे दो, ये F फोर्स है ना, F ही मान रखा था, F मान लो। अब ये बताओ ये वाला 1 कूलम इस 1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा, किधर को लगाएगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लस का चार्ज प्लस को क्या करेगा, रिपेल इधर को। तो ये 1 कूलम पर इधर को कितना फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, सेम आंसर आएगा या अलग आंसर आएगा, देख लो सारा डिस्टेंस तो सेम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो सेम आ जाएगा यानी k/25। इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, F। अब बात यह है कि एक पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर को और एक इधर को। जब भी एक पॉइंट पर 2 फोर्स लगे इधर और इधर, मैंने अभी बताया था कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वेक्टर से, है ना, रिजॉल्व करके। तो देखो ये एंगल अपनी तरफ से आप मान लो थीटा, ये एंगल अपनी तरफ से क्या मान लो थीटा, तो ये भी क्या होगा सिमेट्री से थीटा, ठीक है। तो ये थीटा कैसे होगा, जैसे ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा। समझे कैसे, ये लाइन और ये डॉट डॉट वाली लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, और ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। ऐसे ही जितना एंगल ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, यहां अगर टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा 4/3, और यहाँ टेन थीटा क्या आएगा 4/3। भाई टेन थीटा बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं एंगल। अच्छा ये थीटा होगा तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग से ये वाला भी थीटा होगा, नहीं होगा, ये लाइन पैरेलल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा।
अब ये बताओ कि एक फोर्स F इधर को है और एक फोर्स F इधर को है, F का इधर कंपोनेंट F cos थीटा आएगा या F sin थीटा आएगा? F cos थीटा। और इधर क्या आएगा? F sin थीटा। बहुत बढ़िया। इस F का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? F cos थीटा या sin थीटा? जिधर थीटा होता है उधर cos होता है, हमने ऐसे याद किया हुआ है ना, या उसको समझ भी सकते हैं कैसे होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से। तो F sin थीटा हो गया। अब ये F cos थीटा तो कैंसिल हो गए। कुल मिला के इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं ऊपर को, F sin थीटा और F sin थीटा। यानी कितना आंसर आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया 2F sin थीटा। और sin थीटा हम कैसे निकालेंगे? 2 की वैल्यू 2 हो गई, F की वैल्यू क्या थी? K/25 थी। कोई भी एक फोर्स ले लो, चाहे ये। और sin थीटा क्या होगा? इस ट्रायंगल में क्या आप sin थीटा निकाल सकते हो? तीनों साइड बताएं आपको। साइन थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। समझ गए? तो ये आंसर हमारा आ गया। कितना आंसर आ गया भाई? 8/125 के हम जानते हैं क्या होता है, अगर चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। तो कहने का मतलब यहां पर आपको वेक्टर आना चाहिए कि एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हो तो उसका एफ नेट कैसे निकालते हैं। अब आप इससे अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो थोड़ी देर पहले मैंने दिया था आपको, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, इसका सीक्वेंस डाल देना, शायद 4 वाला क्वेश्चन था ना ये। इसमें क्या है तुम्हारा? 3 चार्ज हैं वर्टिक्स पर, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, और ये जो साइड थी मेरे ख्याल से ये कितनी दे रखी थी? 3√3, है ना? ऐसा बोला था मैंने। अब यहाँ पर क्या चीज है कि सेंट्रॉइड पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है -1 कूलम। थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड वो होता है कि यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ये सेंट्रॉइड है। अब दिमाग में ऐसे समझो कि 1 कूलम यहाँ पर 1 कूलम का है, एक चार्ज 1 कूलम का है, एक -1 का है। तो ये वाला 1 कूलम इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये 1 कूलम इस -1 को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये 1 कूलम भी इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये 1 कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा तो बीच का गैप r भी तो पता होना चाहिए। ये r, ये वाला r और ये वाला r, ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे सिमेट्री से। मुझे कोई भी एक r पता करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक याद रखो, मैं अभी बता भी देता हूँ कि कैसे आता है, बट डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छा है कि r की वैल्यू होती है साइड/√3। ठीक है? ये कई बार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज्योमेट्री है, ये हमें पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड किस उसमें डिवाइड होता है या ये हाइट किस रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है ना? तो ये आंसर आ गया। एक सेकेंड है। तो अब ये मैं बोल रहा था साइड/√3 होता है ना, तो ये डायरेक्ट याद रख लो। या फिर अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं ये प्रूफ कैसे होता है, भाई ऐसे होता है जैसे कि पाइथागोरस हमें पता ही है ना, ये पूरी हाइट अगर h है तो ये हाइट क्या होती है? सेंट्रॉइड से ऊपर वाली हाइट क्या होती है? h का 2/3 होती है, 2h/3। ठीक है? और ये वाली क्या होती है? h/3। अब ये बेसिक है इक्विलेटरल का, याद नहीं है तो अब याद रख लो। ये टोटल हाइट अगर h है तो ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ऊपर वाला 2/3 है पूरी हाइट का और नीचे वाला क्या है? 1/3। ठीक है? और ये सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया आपका O। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये साइड A है, ठीक है, और ये साइड क्या है तुम्हारी? A/2, और हमें हाइट निकालनी है। ठीक है? ये r की वैल्यू निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो अब मुझे ये बताओ कि ये पूरी हाइट क्या होगी। पहले तो आप सिंपल हाइट निकाल दो इसमें, ये r वार छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ कि एक इस ट्रायंगल को देखो, बस ये वाला जो 90 डिग्री वाला है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनियस पता है, इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस पता है, ये बेस पता है। क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? कैसे? परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर इक्वल टू √of हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना? तो बेस का स्क्वायर a²/4। अब ये देखो डायरेक्ट आनी चाहिए ये चीजें कि सर ये कैसे माइनस हो गया, इनमें समझाने के में टाइम वेस्ट होता है। और ये इसका स्क्वायर, समझ रहे हो? थोड़ा सा हमें तेज बनना पड़ेगा वरना फिर इन्हीं में उलझे रह जाएंगे। 4a² - a² क्या हो गया? 3a²/4, यानी कि क्या आ गया? √3/2a। ये परपेंडिकुलर क्या आ गया? √3/2a। ये टोटल हाइट आ गई हमारी। और हमें पता है इस टोटल हाइट का हमें कितना लेना है? टोटल हाइट तो आ गई हमारी, इस टोटल हाइट का क्या करना है? 2/3। इस टोटल हाइट का 2/3 निकालना है, वही हमारा रिक्वायर्ड r की वैल्यू है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ टोटल हाइट। और टोटल हाइट मैंने कितनी निकाली भाई? टोटल हाइट ये मैंने कितनी निकाली? √3/2a। तो ये आ गया √3/2a। तो 2 से 2 कैंसिल,
√3/3 है तो क्या लिखेंगे, अपॉन में √3 बचेगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या याद रखना है आपसे, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ये r है तो ये a/√3 है। समझ गए, इसको नोट करना है क्या, करो। देखो इसमें एक मेथड और है, अगर हम जैसे ये साइड है ना a, तो ये वाली साइड पता है ये क्या होती है, a cos 60, cos 60 का मतलब 1/2 होता है तो a/2, और ये वाली क्या होती है a sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो तुम इसकी हाइट को ना डायरेक्ट भी बोल सकते हो, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, a और ये मतलब बेसिक है, फिर ये तुम्हें याद हो जाएगा, a √3/2 a sin 60 है ना, ये हाइट है। और इस हाइट का हमें क्या लेना है, r क्या होता था, पूरी हाइट का 2/3, पूरी हाइट का क्या होता था 2/3, और पूरी हाइट क्या होती थी a cos 60 a sin 60, a sin 60 मतलब a √3/2, तो ये आ गया a √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया a/√3। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने इतना बड़ा क्यों बना दिया है ना, तो हमें बेसिकली ये चीज याद रखनी है, इक्वेलेटर में हम छोटी छोटी चीजें याद रखें तो इतनी कैलकुलेशन से बचेंगे। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब याद रखना है ये चीजें। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होंगी, अगर वो हमें याद रहेंगी तो हम स्पीड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली बार तो हमें बेसिक से जाना है, उसके बाद हमें चीजें याद करने की आदत डालनी है, ठीक है। तो देखो अब मेन क्वेश्चन पे हमारे लौट के आते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इस तरीके से डायरेक्ट, कि जो हमारा ये r होता है इसकी वैल्यू क्या होती है साइड/√3, साइड मैंने जानबूझ के 3√3 दे रखी है, तो इस साइड को √3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 3 मीटर, क्या आ गया 3। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि दो चार्ज पार्टिकल है 1 और -1 कूलम, बताओ ये वाला 1 इस -1 को अपनी तरफ खींचेगा तो कितने फोर्स से खींचेगा, सॉरी 3 मीटर है ये वाला 1 इसको अपनी तरफ खींचेगा तो कितने से खींचेगा, तो कितने से खींचेगा अपनी तरफ को, F = K Q1 Q2 यानी 1 × 1, साइन नहीं लेना -1 का, वो तो ऊपर को जाएगा, इस ये बता रहा है, अपॉन में r² का मतलब 9, समझ गए। तो K/9 ऊपर को आ गया। बताओ ये वाला फोर्स भी इसको किधर को खींचेगा, अपनी तरफ को खींचेगा K/9 से, और ये वाला 1 कूलम भी इसको अपनी तरफ खींचेगा K/9 से। अब एक चार्ज पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हैं K/9 K/9 K/9। अब फिर से हमें वेक्टर आना चाहिए कि ये पार्टिकल किधर को जाएगा, या तो लामीज थ्योरम से करो 11th क्लास से, या फिर से रिजॉल्व करके, ठीक है, इसको ट्राई करो। तो देखो भाई इसमें अब मैंने इसका ना एक डायग्राम नीचे बना दिया, देखो इस पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हैं K/9 K/9 K/9, ये तो हम समझ गए। अब इस पॉइंट चार्ज को यहां पर बना दिया, इस 1 कूलम को मैंने नीचे बना दिया, अपने मन से इस लाइन ऐसे खींच ली, इसको मैंने x एक्सिस बोल दिया, x और -x, अपने मन से ऊपर और नीचे को लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे y बोल दिया, और ये सेंटर पॉइंट पर कौन बैठा है, ये सेंटर पॉइंट ये रहा -1 कूलम बैठा हुआ है। अब एक तो इधर को लग रहा है K/9, ये देखो इधर को, और एक इधर को लग रहा है, और एक ऊपर को लग रहा है, ये तो y एक्सिस के अलोंग है। देखो जो फोर्स y एक्सिस के अलोंग लग रहा है इसको तो हमें कुछ नहीं करना, अगर कोई x एक्सिस के अलोंग होता तो उसको भी कुछ नहीं करते। एक लग रहा है थोड़ा तिरछा, ठीक है ना, तो ये वाला फोर्स ना तो प्रॉपर x में है ना ही प्रॉपर y में, तो इसको गड़बड़ वाला फोर्स हम कहते हैं, इसको तोड़ते हैं, कंपोनेंट करते हैं इसके, एक तरफ x और एक तरफ cos थीटा और एक तरफ sin थीटा। तो cos थीटा किधर आता है, जिधर थीटा एंगल होता है। अच्छा ये 30 डिग्री कैसे पता चला, देखो ये इक्विलेटरल है, यहां पर देखो 30 डिग्री कैसे आया, मैं अभी ये K/9 मिटा रहा हूं, अंडरस्टूड है। ये टोटल एंगल 60 है, तो इसका आधा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, आधा हो गया हाफ 30। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो गया 60, और अगर कोई ऐसे x एक्सिस बना देता है ऐसे तो ये 60 बोलता, तो इसको ऑटोमेटिकली क्या बोलता वो 30 डिग्री बोल देता, समझ गए। तो ये वाला एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। थोड़ा ऐसे एनालाइज करना हमें आना चाहिए। अब K/9 का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा K/9 cos 30, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा K/9 sin 30। अगर तुमने K के दो टुकड़े कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर और एक इधर cos और sin, तो अब इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिटाने का मतलब माइंड से हटा दो, तुम तो कैसे मिटाओगे, दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, उसी में अंडरस्टूड है, ठीक है। ऐसे इस K/9 के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तरफ जिधर cos है उधर K/9 cos 30, और जिधर थीटा नहीं है उधर K/9 sin 30, ठीक है। अब इस पार्टिकल पर कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो 4 लग गए अब, है ना, जो एक और एक थे उसको तोड़ दिया मैंने, एक इधर और एक इधर, तो ये वाला फोर्स तो इस वाले फोर्स को काट देगा, इधर भी इधर भी।
अब इस पार्टिकल पर दो नीचे को लग रहे हैं, 4 बोला था मैंने, एक पहले से लग रहा था, 5वां है ना। ये k/9 sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 होता है 1/2, तो k/9 इंटू 1/2 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा k/9 इंटू 1/2, तो k/9 इंटू 1/2 प्लस k/9 इंटू 1/2 जोड़ के क्या आ गया k/9। इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि डायरेक्ट हम देख के समझ जाए, ठीक है। थोड़ा स्पीड हमें तभी बढ़ेगी। k/9 नीचे और k/9 ऊपर, तो इससे कट गया, तो इस पर नेट फोर्स क्या निकल के आ गया 0। अब एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला बचा है, उसको तुम करके लाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।